हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रघु मेडिकल कोचिंग क्लासेस को आपका स्वागत है। तो मैं ये प्लेलिस्ट पीएसएम के ऊपर बना रहा हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर जो है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीजेस के बारे में आप ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अंडर दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द हेल्थ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ, सॉरी, देन कम्स विद द लाइफस्टाइल एज एटियोलॉजी ऑफ द डिसीज, डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बाद में पढ़ेंगे हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिसीज एंड इट्स स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। बाद में आइसबर्ग फेनोमेनन के बारे में पढ़ेंगे। बाद में प्राइमोडियल प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। एट्थ वन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एग्जैक्टली क्या रहता है उसके बारे में हम जान लेंगे, और सेंटिनल सर्विलेंस क्या रहता है उसके बारे में ये वीडियो में सब हम जान लेंगे। तो पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीजेस जो है मिनिमाइज करके सिर्फ एक चैप्टर, सिर्फ एक वीडियो में कंप्रेस करके आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज आप वीडियो कंप्लीटली देखिए, और अगर वीडियो लाइक हुआ तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए। ओके, डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ के बारे में। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ क्या रहेगा? तो पहला पॉइंट, हेल्थ रेफर्स टू अ कंप्लीट वेल-बीइंग ऑफ मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग ऑफ पर्सन एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज। तो हेल्थ का मतलब क्या रहता है पहले ये जानेंगे। तो हेल्थ का मतलब रहेगा कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग को, कंप्लीटली फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशल इंटरेक्शन उसका बहुत ही अच्छा है भाई, तो उसको बोलेंगे हेल्थी पर्सन, नॉट मियरली जस्ट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द हेल्थ, अगर एब्सेंस ऑफ द डिसीज। ओके, अगर उसको कोई डिसीज नहीं है तो उसको हेल्थी नहीं माना जाएगा। वो कंप्लीटली फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए और सोशली भी उसका इंटरेक्शन जो है अच्छा रहना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हेल्थ। तो नेक्स्ट आएगा व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ, मेन पॉइंट। ओके, मेन पॉइंट्स जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ। तो पहला पॉइंट रहेगा बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स जैसे कि सच एज एब्सेंस ऑफ द जीन्स दैट फॉर्म कैंसर और डिफॉर्मिटीज इन अ पर्सन। अगर एक इंसान के अंदर जीन्स जो कैंसर कॉज करते हैं या फिर डिफॉर्मिटी को कॉज करते हैं, ओके, स्पॉन्डिलाइसिस डिफॉर्मिटी हुआ, तो ऐसे कॉजेस को, या फिर रेटिनोब्लास्टोमा के जैसे कैंसर्स को कॉज करते हैं, तो ऐसे डिफॉर्मिटी कॉज करने वाले, कैंसर कॉज करने वाले जीन्स अगर एब्सेंट है, वो एब्सेंट है, तो इसको बोलेंगे हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, ओके, व्हिच अफेक्ट द हेल्थ, ओके, which determines the health. Biological indicators में आएंगे जैसे कि जीन्स, कैंसर कॉजिंग जीन्स और डिफॉर्मिटी कॉजिंग जीन्स। नेक्स्ट आएगा बिहेवियरल डिटर्मिनेंट्स। तो बिहेवियरल डिटर्मिनेंट्स क्या रहेगा? तो बिहेवियर, lifestyle habits and the socio-cultural activities, adequate nutrition, all decide person well-being. So lifestyle, behavior, अपना behavior अपने साथ कैसा है, तो वो वाला ये थिंग जो है मेनली डिटरमाइन करता है आपका खुद का हेल्थ। ओके, तो लाइफस्टाइल, आपके हैबिट्स कैसे है, लाइफस्टाइल कैसे है, दारू पी रहे हो क्या नहीं पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो क्या नहीं पी रहे हो, आप अपने बॉडी के साथ आप कैसे बिहेव कर रहे हो, दिस ऑल डिटरमाइंस योर लाइफस्टाइल। इट मेक्स एन हैबिट, इफ यू फॉर्म एन हैबिट, बैड हैबिट ऑलवेज कॉजेस डैमेज टू योर लाइफ, इट डैमेजेस योर हेल्थ। ओके, आपके हेल्थ को, आपकी बॉडी को डैमेज करता है, कैंसर कॉज करता है, ओके, इलनेस कॉज करता है। तो इसको यहाँ पे बिहेवियरल डिटर्मिनेंट, बिहेवियर को भी एक डिटर्मिनेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है कि अपना बिहेवियर अपने साथ कैसा रहना चाहिए, गुड रहना चाहिए, लाइफस्टाइल अच्छा रहना चाहिए, हैबिट्स अच्छे रहने चाहिए, सोशो कल्चरल एक्टिविटी, हम सोशो कल्चरली कैसे डेवलप हुए हैं, ओके, तो वो वाला भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और हम न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि एडिक्वेट न्यूट्रिशन ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, व्हाट इज द हैबिट ऑफ ईटिंग, ओके, अपने अंदर कैसे हैबिट्स है, ईटिंग हैबिट कैसे है, जंक फूड या फिर कोको कोला, पेप्सी, द सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल, ऑल व्हिच कॉज टॉक्सिकेशन, ऐसे हैबिट्स से अंदर, ये भी आपके बिहेवियर पैटर्न को डिटरमाइन करता है, और ये बिहेवियर पैटर्न आपको हेल्थ का डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट आता है एनवायरनमेंट। व्हाट इज एन एनवायरनमेंट? स्पेशली एनवायरनमेंट ये दो रहते हैं, एक इनसाइड रहता है, एक आउटसाइड रहता है। एक बॉडी के इनसाइड को इंटरनल एनवायरनमेंट बोलेंगे, आउटसाइड को हम आउटसाइड एनवायरनमेंट बोलेंगे। दोनों क्लीन रहना चाहिए ऑफ कोर्स। तो अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अगर क्लीन नहीं है, आपका रूम क्लीन नहीं है, आपका घर क्लीन नहीं है, आपका सिटी क्लीन नहीं है, ओके, डेफिनेटली विल गेट डिसीजेस, स्पेशली टाइफाइड, कोलेरा, मलेरिया, डेंगू, ओके, चिकनगुनिया, कोरोना वायरस, ओके, ये सब जो है वो आपको बाहर से आ रहे हैं, जहाँ पे अनहाइजीन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा, तब आपको डिसीजेस जरूर होंगे। इंटरनल क्लीनलीनेस कैसा रहेगा? आप बेथिंग कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ओरल हाइजीन ब्रश कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आफ्टर सैनिटेशन, आफ्टर सैनिटरी, आफ्टर टॉयलेट आप हाथ धो रहे हो कि नहीं धो रहे हो, ओके, इट इज ऑल मैटर्स, इट ऑल कंट्रीब्यूट्स फॉर योर हेल्थ। ओके, अगर क्लीनलीनेस ऑफ द एनवायरनमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का क्लीन एंड हाइजीन के हाइजीन भी आपका हेल्थ जो है डिटरमाइन करता है।
नेक्स्ट आएगा एज, जेंडर एंड सेक्स। तो डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट डिसीज यूजुअली देखने को मिलता है, जैसे कि स्ट्रोक हुआ, डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, एज ओल्ड में दिखता है, और जो जुवेनाइल स्टेजेस में ये बहुत कम देखने को मिलता है। और सेक्स बोलना चाहे तो मेल और फीमेल के अंदर बाल्डनेस मेल्स के अंदर बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, एज ओल्ड मेल्स के अंदर, एंड फीमेल्स के अंदर, एज फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का सीवियरिटी बढ़ जाता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दे आर मोर ससेप्टेबल फॉर ब्रेस्ट कैंसर और एंड इवन ओवेरियन कैंसर इन द फीमेल्स। तो नेक्स्ट आता है हेल्थ सर्विसेज। आपके एरिया में, आपके लोकेलिटी में, आपके गांव में, शहर में हेल्थ सर्विसेज कैसे है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ नर्स कितने हैं, नंबर ऑफ फार्मेसी स्टोर कितने हैं, वहाँ पे ड्रग अवेलेबिलिटी है क्या नहीं, वो भी आपका हेल्थ को इंडिकेट करता है। अगर आप डिसीज स्टेट में हो और आपको करेक्ट हेल्थ सर्विस नहीं मिल रहा है तो आप इल हेल्थ हो जाओगे, वहाँ पे आपका हेल्थ क्या बिगड़ सकता है। ओके, सो द हेल्थ सर्विसेज भी आप एक हेल्थ इंडिकेटर के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हेल्थ इंडिकेटर के तौर पे हम उसको बोल सकते हैं। So this was all about the determinants of the health. तो एक बार समरी पढ़ लेते हैं determinants of the health के बारे में। तो health refers to complete well-being of the physical, mental and social well-being of the person and not merely the absence of the illness. एक हुआ तो biological determinants में क्या था, तो such as the absence of the genes that form the cancer or the deformity in a person. Next आ रहता है behavioral determinant like lifestyle, habits and socio-cultural activities, adequate nutrition, all these are the person well-being. ये था environment, the clean and hygiene. Clean, tidiness and hygieneness reduces the disease occurrence and the personal hygiene reduce the disease susceptibility and promote the person well-being. एक तो तीसरा था, चौथा था like age, gender, sex. These are the three try determine the prevalence of the chronic diseases like heart attacks, hypertension, diabetes. Okay. Next comes to the health services. Health services for family, community. Okay. In treatment strategy, prevention of the health, the prevention of illness and promotion of the health. Okay. Health services are very much important. So this was all about the determinants of the health. डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ द हेल्थ के बारे में। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ द हेल्थ क्या रहेगा, तो पहला पॉइंट, हेल्थ रेफर्स टू अ कंप्लीट वेल-बीइंग ऑफ मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग ऑफ पर्सन एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज। तो हेल्थ का मतलब क्या रहता है, पहले ये जानेंगे। तो हेल्थ का मतलब रहेगा कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग, को कंप्लीटली फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशल इंटरेक्शन उसका बहुत ही अच्छा है भाई, तो उसको बोलेंगे हेल्थी पर्सन, नॉट मियरली जस्ट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द हेल्थ, अगर एब्सेंस ऑफ द डिसीज। ओके, अगर उसको कोई डिसीज नहीं है तो उसको हेल्थी नहीं माना जाएगा, वो कंप्लीटली फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए और सोशली भी उसका इंटरेक्शन जो है अच्छा रहना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हेल्थ। तो नेक्स्ट आएगा व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ द हेल्थ, मेन पॉइंट। ओके, मेन पॉइंट्स जो है डिटरमिनेंट्स ऑफ द हेल्थ। तो पहला पॉइंट रहेगा बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट, बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स जैसे कि सच एज एब्सेंस ऑफ द जीन्स दैट फॉर्म कैंसर और डिफॉर्मिटीज इन अ पर्सन। अगर एक इंसान के अंदर जीन्स जो कैंसर कॉज करते हैं या फिर डिफॉर्मिटी को कॉज करते हैं, ओके, स्पॉन्डिलाइसिस डिफॉर्मिटी हुआ, तो ऐसे कॉजेस को या फिर रेटिनोब्लास्टोमा के जैसे कैंसर्स को कॉज करते हैं, तो ऐसे डिफॉर्मिटी कॉज करने वाले, कैंसर कॉज करने वाले जीन्स अगर एब्सेंट है, वो एब्सेंट है, तो इसको बोलेंगे हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, ओके, व्हिच अफेक्ट द हेल्थ, ओके, व्हिच डिटरमाइंस द हेल्थ। बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स में आएंगे जैसे कि जीन्स, कैंसर कॉजिंग जीन्स और डिफॉर्मिटी कॉजिंग जीन्स। नेक्स्ट आएगा बिहेवियरल डिटरमिनेंट्स। तो बिहेवियरल डिटरमिनेंट्स क्या रहेगा, तो बिहेवियर, lifestyle habits and the socio-cultural activities, adequate nutrition, all decide person well-being. So lifestyle, behavior, अपना behavior अपने साथ कैसा है, तो वो वाला ये थिंग जो है मेनली डिटरमाइन करता है आपका खुद का हेल्थ। ओके, तो लाइफस्टाइल, आपके हैबिट्स कैसे है, लाइफस्टाइल कैसे है, दारू पी रहे हो क्या नहीं पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो क्या नहीं पी रहे हो, आप अपने बॉडी के साथ आप कैसे बिहेव कर रहे हो, दिस ऑल डिटरमाइंस योर लाइफस्टाइल। इट मेक्स एन हैबिट, इफ यू हैव फॉर्म एन हैबिट, बैड हैबिट ऑलवेज कॉजेस डैमेज टू योर लाइफ, इट डैमेजेस योर हेल्थ। ओके, आपके हेल्थ को, आपकी बॉडी को डैमेज करता है, कैंसर कॉज करता है, ओके, इलनेस कॉज करता है। तो इसको यहाँ पे बिहेवियरल डिटरमिनेंट, बिहेवियर को भी एक डिटरमिनेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है कि अपना बिहेवियर अपने साथ कैसा रहना चाहिए, गुड रहना चाहिए, लाइफस्टाइल अच्छा रहना चाहिए, हैबिट्स अच्छे रहने चाहिए, सोशो कल्चरल एक्टिविटी, हम सोशो कल्चरली कैसे डेवलप हुए हैं, ओके, तो वो वाला भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और हम न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि एडिक्वेट न्यूट्रिशन ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे, जंक फूड खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, व्हाट इज द हैबिट ऑफ ईटिंग, ओके, अपने अंदर कैसे हैबिट्स है, ईटिंग हैबिट कैसे है, जंक फूड या फिर कोको कोला, पेप्सी, द सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल, ऑल व्हिच कॉज टॉक्सिकेशन, ऐसे हैबिट्स से ये भी आपके बिहेवियर पैटर्न को डिटरमाइन करता है और ये बिहेवियर पैटर्न आपको हेल्थ का डिटरमाइन करता है।
नेक्स्ट आता है एनवायरनमेंट। व्हाट इज एन एनवायरनमेंट? स्पेशली एनवायरनमेंट ये दो रहते हैं, एक इनसाइड रहता है, एक आउटसाइड रहता है। एक बॉडी के इनसाइड को इंटरनल एनवायरनमेंट बोलेंगे, आउटसाइड को हम आउटसाइड एनवायरनमेंट बोलेंगे। दोनों क्लीन रहना चाहिए ऑफ कोर्स। तो अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अगर क्लीन नहीं है, आपका रूम क्लीन नहीं है, आपका घर क्लीन नहीं है, आपका सिटी क्लीन नहीं है, ओके, डेफिनेटली विल गेट डिसीजेस, स्पेशली टाइफाइड, कॉलेरा, मलेरिया, डेंगू, ओके, चिकनगुनिया, कोरोना वायरस, ओके, ये सब जो है वो आपको बाहर से आ रहे हैं, जहाँ पे अनहाइजीन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा, तब आपको डिसीजेस जरूर होंगे। इंटरनल क्लीनलीनेस कैसा रहेगा? आप बेथिंग कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ओरल हाइजीन ब्रश कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आफ्टर सैनिटेशन, आफ्टर सैनिटरी, आफ्टर टॉयलेट आप हाथ धो रहे हो कि नहीं धो रहे हो, ओके, इट इज ऑल मैटर्स, इट ऑल कंट्रीब्यूट्स फॉर योर हेल्थ, ओके। अगर क्लीनलीनेस ऑफ द एनवायरनमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का क्लीन एंड हाइजीन के हाइजीन भी आपका हेल्थ जो है डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट आएगा एज, जेंडर एंड सेक्स। तो डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट डिसीजेस यूजुअली देखने को मिलता है, जैसे कि स्ट्रोक हुआ, डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, एज ओल्ड में दिखता है, और जो जुवेनाइल स्टेजेस में ये बहुत कम देखने को मिलता है। और सेक्स बोलना चाहे तो मेल और फीमेल के अंदर बाल्डनेस मेल्स के अंदर बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, एज ओल्ड मेल्स के अंदर, एंड फीमेल्स के अंदर, एज फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का सिवियरिटी बढ़ जाता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दे आर मोर ससेप्टेबल फॉर ब्रेस्ट कैंसर और एंड इवन ओवेरियन कैंसर इन द फीमेल्स। तो नेक्स्ट आता है हेल्थ सर्विसेज। आपके एरिया में, आपके लोकेलिटी में, आपके गांव में, शहर में हेल्थ सर्विसेज कैसे है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ नर्स कितने हैं, नंबर ऑफ फार्मेसी स्टोर कितने हैं, वहाँ पे ड्रग अवेलेबिलिटी है क्या नहीं, वो भी आपका हेल्थ को इंडिकेट करता है। अगर आप डिसीज स्टेट में हो और आपको करेक्ट हेल्थ सर्विस नहीं मिल रहा है तो आप इल हेल्थ हो जाओगे, वहाँ पे हेल्थ क्या बिगड़ सकता है, ओके। सो द हेल्थ सर्विसेज भी आप एक हेल्थ इंडिकेटर के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हेल्थ इंडिकेटर के तौर पे हम उसको बोल सकते हैं। So this was all about the determinants of the health. तो एक बार समरी पढ़ लेते हैं determinants of the health के बारे में। तो health refers to a complete well-being of the physical, mental and social well-being of the person and not merely the absence of the illness. एक हुआ तो biological determinants में क्या था, तो such as the absence of the genes that form the cancer or the deformity in a person. Next आ रहता है behavioral determinant like lifestyle, habits and socio-cultural activities, adequate nutrition, all decide the person well-being. एक था environment, the clean and hygiene. Clean, tidiness and hygieneness reduces the disease occurrence and the personal hygiene reduce the disease susceptibility and promote the person well-being. एक तो तीसरा था, चौथा था like age, gender, sex. These are the three try determine the prevalence of the chronic diseases like heart attacks, hypertension, diabetes. Okay. Next comes to the health services. Health services for family, community. Okay. In treatment strategy, prevention of the health, prevention of illness and promotion of the health. Okay. Health services are very much important. So this was all about the determinants of the health. अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेंगे लाइफस्टाइल एज एटियोलॉजी ऑफ ए डिसीज। ओके, अपना लाइफस्टाइल जो है डिसीज को कैसे कॉज करेगा। तो पहले लाइफस्टाइल कैसे डिसीज को कॉज करेगा उसको जानने से पहले लाइफस्टाइल क्या है वो जानेंगे। ओके, तो प्रॉपर लाइफस्टाइल इंडिकेट द पर्सन होल रेंज ऑफ सोशल एंड हेल्थी वेलबीइंग। ओके, सो एवरीडे लाइफ में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, प्रॉपर एक्टिविटीज लीड्स टू गुड लाइफस्टाइल। इम्प्रॉपर एक्टिविटी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग एडिक्शन, ओके, अनहाइजीनेस मेंटेन करना, क्लीनलीनेस नहीं रहना, ये जो है बैड हैबिट्स, बैड लाइफस्टाइल को डेवलप करता है, जिसकी वजह से इंसान को हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम और मोस्ट ऑफ द लाइफ टाइम जो है, ईयर्स ऑफ द टाइम और जो भी कमाई है लाइफ के, आपको हॉस्पिटल में भरना पड़ता है। तो जिसकी वजह से लाइफस्टाइल में इलनेस आने की वजह से आपको डिसीज हो सकता है, जिसको बोलेंगे बैड लाइफस्टाइल। तो प्रॉपर लाइफस्टाइल इंडिकेट द पर्सन होल रेंज ऑफ सोशल एंड हेल्थी वेलबीइंग। एक फर्स्ट पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइफस्टाइल कंसिस्ट ऑफ द पर्सन चॉइसेस, कल्चरल पैटर्न, डेली एक्टिविटीज, हैबिट, न्यूट्रिशन पैटर्न, सोशल इंटरेक्शन एंड एक्सरसाइज। तो अगेन द सेम थिंग। तो लाइफस्टाइल जो है कंसिस्ट ऑफ द चॉइसेस, हम क्या चॉइसेस करते हैं, क्लीन हाइजीन चॉइस करते हैं, एक्सरसाइज चॉइस करते हैं, प्रॉपर डाइट न्यूट्रिशन चॉइस करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्शन इज ऑल्सो ए चॉइस। ओके, हम रिजेक्ट करते हैं, मैं बीड़ी सिगरेट नहीं फूकूंगा, अल्कोहल नहीं पीऊंगा, ड्रग्स नहीं लूंगा, तो ये भी एक चॉइस। Rejection is also a choice of one's individual. We have to remember this thing. Okay, not only choosing alcohol, drinking alcohol, or the smoking the cigarette, even rejecting them, it is also a major lifestyle. It is a major life decision or the choices which we make within our lifestyle, within the pattern of the activity. Okay. सो न्यूट्रिशन क्या है, जंक फूड खा रहे क्या नहीं खा रहे हो, तो दैट ऑल्सो डिटरमाइंस योर लाइफस्टाइल। ओके, एवरीडे जंक फूड खा रहे हो, डेट पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, देन यू विल फॉल इल। अगर आप अच्छा फूड खा रहे हो, डाइटी फूड खा रहे हो, न्यूट्रिशनिस्ट फूड खा रहे हो विद फुल ऑफ वेजिटेबल, सीरियल ग्रुप, कंबाइंड सीरियल्स आर देयर, ग्रेन्स आर देयर, ओके, वैसे वाले फूड्स आप खा रहे हो तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है।
तो नेक्स्ट आएगा पर्सन बैड लाइफस्टाइल लीड्स टू डिसीजेस सच एज कोरोनरी हार्ट डिसीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड लंग कैंसर। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर आप स्मोकिंग करोगे तो लंग कैंसर होगा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल सिर्फ खाओगे पियोगे सोओगे तो आपको पक्का होगा हाइपरटेंशन और डायबिटीज। तो यहाँ पे तो क्लियर कट माइंड में आ जाना चाहिए कि इवन हार्ट अटैक का रीजन जो है खाना, जंक फूड खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, बैड लाइफस्टाइल मेंटेन करना, इट ऑल लीड्स टू द इल हेल्थ सच एज हार्ट अटैक, कोरोनरी हार्ट डिसीज जिसको बोलते हैं, हाइपरटेंशन होगा और डायबिटीज होगा। नेक्स्ट आता है प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज प्रमोट हेल्थी लाइफस्टाइल। तो अगेन वही द सेम थिंग, प्रॉपर डाइट अगर आप मेंटेन करोगे तो एक्सरसाइज डेली करोगे तो प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन होगा, तो प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन होगा तो प्रॉपर हेल्थ भी मेंटेन होगा। द हैबिट्स ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हार्म्स हेल्थी लाइफस्टाइल। सेम थिंग, अगर आप बैड चॉइसेस करते हो तो बैड चॉइसेस जो है जैसे कि अल्कोहल पीना, ड्रग्स लेना या फिर सिगरेट फूकना, तो अगर आप यही करोगे या फिर सेडेंटरी सिर्फ पबजी खेल लेते हैं आप पूरा दिन, आप बेड कॉच के ऊपर आप स्पेंड कर रहे हो तो आपका लाइफस्टाइल जो है बिगड़ जाएगा और आप बीमार पड़ जाओगे। तो ये है लाइफस्टाइल एज ए इटियोलॉजी ऑफ द डिसीज। तो एक बार समराइज कर लेंगे लाइफस्टाइल एज ए इटियोलॉजी ऑफ द डिसीज। तो प्रॉपर लाइफस्टाइल इंडिकेट द पर्सन होल रेंज ऑफ सोशल एंड हेल्थी वेल-बीइंग। तो लाइफस्टाइल कंसिस्ट ऑफ द पर्सन चॉइसेस, कल्चरल पैटर्न, डेली एक्टिविटी हैबिट, न्यूट्रिशन पैटर्न, सोशल इंटरेक्शन, देन इट्स एक्सरसाइज, कैसे लोगों के साथ आप मिल रहे हो वो भी आपका लाइफस्टाइल डिटरमाइन करता है। द नेक्स्ट कम्स इज द पर्सन बैड लाइफस्टाइल। बैड लाइफस्टाइल लीड्स टू डिसीजेस सच एज कोरोनरी हार्ट डिसीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, लंग कैंसर, तो ये भी कॉज करेगा। तो प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज प्रमोट हेल्थी लाइफस्टाइल। देन पांचवा पॉइंट रहेगा हैबिट ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हार्म्स द हेल्थी लाइफस्टाइल, तो हेल्थी लाइफस्टाइल को खराब कर देगा। सो इट्स ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल एज अ etiology of the diseases. Let us now discuss about the disability indicator. तो disability indicators के बारे में बात करेंगे। तो disability indicators जैसे कि disability indicators are the factors which disables full range of daily activity of the person. तो जो इंडिकेटर, जो फैक्टर्स जो हमारे फुल रेंज ऑफ डेली एक्टिविटी जैसे कि वॉशिंग हुआ, पर्सनल कुछ भी काम हुआ है, ओके, रीडिंग, राइटिंग, कॉलेज गोइंग, टॉयलेट, ईटिंग फूड, ओके, सब प्लेइंग गेम्स, ओके, एवरीथिंग इज इनिबिटेड। तो सब एक्टिविटी को इनिबिट करता है, जो वो सारे फैक्टर्स को हम बोलते हैं डिसेबिलिटी फैक्टर्स, ओके, या फिर डिसेबिलिटी फैक्टर्स, जो जिसको इंडिकेट करता है डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स। तो डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स जो है दो टाइप के रहते हैं। डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, इवेंट टाइप, द नंबर ऑफ डेज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी, एंड द पर्सन टाइप, द नंबर ऑफ डेज ऑफ इमोबिलिटी। तो वही बात हुआ। तो इवेंट टाइप इंडिकेटर, डिसेबिलिटी इंडिकेटर जो है हमारे रिस्ट्रिक्टेड, हमारे इवेंट को, या हम जो इवेंट करने वाले हैं, वर्क करने वाले हो, तो मैं काम को नहीं जा पा रहा हूँ तो उसको इनिबिट करने, काम को इनिबिट करने वाला जो है इवेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर, नंबर ऑफ डेज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी। तो नेक्स्ट आएगा पर्सन टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इंडिकेटर। तो पर्सन टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इंडिकेटर के अंदर क्या होता है, पर्सन जो है कंप्लीटली बेड रिडन रहता है, वो अपने काम, खुद का काम भी नहीं कर पाता, जैसे कि टॉयलेट जाना, खाना खाना, ओके, ही इज कंप्लीटली बेड रिडन, ओके, उसको बोलते हैं हम इवन पर्सन टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इंडिकेटर। तो हम क्या पढ़े हैं, डिसेबिलिटी indicator are the factors which disables full range of daily activity of a person. Next हम पढ़े थे disability indicators are of two types, event type, number of days of restricted activity, and the person type, number of days of immobility. Next आता है डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स की कंपोजिशंस, ओके, कंपोजिशंस हम पढ़ेंगे जिसमें आते हैं 3 टाइप्स के कंपोजिशन। वन आएगा सुलिवन इंडेक्स, दूसरा आएगा हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तीसरा आएगा डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, ओके। तो ये सब हम जान लेंगे इस वीडियो में। तो सुलिवन इंडेक्स रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी। एक इंसान कितने साल तक विदाउट डिसीज और कंप्लीट इन फुल रेंज ऑफ मोशन वो अपना लाइफ लीड कर पाए, तो उसको बोलेंगे हम सुलिवन इंडेक्स। नेक्स्ट आता है health adjusted life expectancy. It is the number of the years in a full healthy life. कितने साल तक सुलिवन इंडेक्स जो है नंबर ऑफ द इयर्स द पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, उसका 100 साल का जिंदगी है क्या, 70 इयर्स का जिंदा रहेगा या फिर 80 इयर्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ही हम बोलते हैं सुलिवन इंडेक्स, ओके। तो नेक्स्ट आएगा हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ द इयर्स द पर्सन स्टेड हेल्थी, तो विदाउट एनी डिसीज, विदाउट कोई भी बीमारी, बिना कोई बीमारी के हेल्थी लाइफस्टाइल कितने दिन तक, कितने साल तक जिया है, वो इयर्स को हम बोलेंगे हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट आता है डाली डिसेबिलिटी adjusted life year. Disability adjusted life year, it is the number of years lost due to premature death and in addition number of years lived with a disability.
तो हम क्या बोल रहे हैं, तो डिसेबिलिटी जो है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स जो है, नंबर ऑफ ईयर्स डिसेबिलिटी विद डिसेबिलिटी, वो कितने साल अपना लाइफ जो है लॉस किया है, हॉस्पिटल के चक्कर काटा है, हॉस्पिटल के अंदर बेड पेशेंट के तौर पे पड़ा हुआ है, कितने साल पड़ा हुआ है, कितने साल से वो डिसेबल्ड हुआ है, अपने काम को नहीं कर पा रहा है, एक्सीडेंट हुआ है या फिर पैरालिसिस स्ट्रोक हुआ है वहां पे, तो कितने साल उसने बर्बाद किया है वहां पे लाइफ इलनेस में, और कितने साल पहले ही वो मर चुका है। तो दोनों का एडिशन करके हमें आता है डेली, दैट इज डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ओवरऑल हम क्या पढ़ चुके हैं, डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वो तो डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स क्या है, डिसेबिलिटी इंडिकेटर आर द फैक्टर्स व्हिच डिसेबल्स फुल रेंज ऑफ डेली एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन। तो फुल रेंज ऑफ द डेली एक्टिविटी ऑफ द पर्सन जो है इनहिबिट हो जाता है वहां पे। तो डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स जो है दो टाइप के रहेंगे, एक रहेगा इवेंट टाइप, दूसरा रहेगा पर्सन टाइप। तो इवेंट टाइप रहेगा नंबर ऑफ डेज रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी, दूसरा रहेगा नंबर ऑफ डेज इमोबिलिटी। तो सुलिवान इंडेक्स जो है रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी। ओके, कितने साल तक जिया है भाई, ओके जी सकता है 100 साल, 18 साल, 60 साल, 90 साल, कितने साल तक फ्री ऑफ उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, ये सुलिवान इंडेक्स डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट आता है हेल्थ या फिर HELD, हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है यहाँ पे, इट इज नंबर ऑफ इयर्स इन फुल हेल्थ लिव। ओके, फुल हेल्थी लाइफ कितना साल जिया है एक पर्सन, उसको बोलते हैं हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। डेली का मतलब जो है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो इंसान अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने साल अपने लाइफ का कितना इयर्स एक डिसीज के अंदर वेस्ट कर चुका है, और उसका प्री मैच्योर डेथ कितने साल पहले, अगर 80 साल जीने का पर्सन 50 साल पहले ही मर चुका है तो वो 30 इयर्स, और डिसेबिलिटी जितनी इयर्स 10 साल वो डिसेबिलिटी के साथ जिया हुआ है तो वो वाला इयर्स उसको एडिशन करने के बाद हमें आता है DALA, that is disability adjusted life expectancy. So this was all about the disability indicators. चलिए फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स के बारे में। तो हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स आर द फैक्टर दैट प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू द पॉपुलेशन। तो हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स जो है हेल्थ सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है, एक पॉपुलेशन, गिवन पॉपुलेशन को प्रोवाइड करने वाला करता है। तो इसमें आते हैं डॉक्टर्स, नर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, ओके, और लैब टेक्नीशियंस आते हैं, और दूसरे आते हैं आशा, हॉस्पिटल्स आते हैं, फार्मासिस्ट आते हैं। ये सब जो भी है डॉक्टर्स, नर्स, फार्मासिस्ट एक्सेट्रा ये सब जो है एक हेल्थ इंडिकेटर के तौर पे, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर के तौर पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेल्थ केयर इंडिकेटर का सिग्निफिकेंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल अर्बन एरियाज हुआ या फिर रूरल एरियाज हुआ, कोई भी रिलीजन का मतभेद नहीं है, तो वहाँ पे इक्वली ट्रीटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कौन करते हैं, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इंडिकेटर, जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट। दूसरी बात जो है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इंडिकेटर्स जो है एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हेल्थ पॉलिसीज, एक कंट्री का हेल्थ पॉलिसीज क्या क्या है वो इंडिकेट करते हैं। ओके, एक कल्चर का पेशेंट, एक रिलीजन का पेशेंट या टाइफाइड से, दूसरा रिलीजन का टाइफाइड से, दोनों को डिफरेंट ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं, टाइफाइड का एक ही ट्रीटमेंट रहेगा, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ रिलीजन इज। ओके, तो ये रहेगा नेशनल पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिसीज ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, पॉलिसीज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेशनल और एक टाइप कानून को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसका समरी को पढ़ेंगे हम। तो हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स आर द डिलीवरी इंडिकेटर्स, हेल्थ केयर डिलीवरी indicators are the factor that provide healthcare services to the population. The example include the doctors, pharmacists, nurses, primary healthcare centers, lab technician, ASHA, hospitals, ventilators also comes. Significance, it provides the equal distribution of the health services in the population, rural and urban areas. Then the help determine the national and international healthcare policies towards the population. तो ये रहा हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिसीजेस एंड स्टेजेस के बारे में। ओके, तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिसीज क्या है यहाँ पे, तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिसीज रेफर्स टू इवेंट्स ऑफ द डिसीज फ्रॉम द अर्लीस्ट स्टेज टू इट्स टर्मिनेशन एज द रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ इन एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। तो इसका मतलब क्या रहेगा अभी, तो एक डिसीज होता है कि इंसान के अंदर डिसीज होता है पर हम उसको ट्रीटमेंट नहीं देते, नॉट बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ क्लैशेस और एनीथिंग। डिसीज का प्रोग्रेशन कैसा होता है और उसका टर्मिनेशन, उसका नेचुरली उसका टर्मिनेशन कैसा होता है, क्या डिसीज जो है वो इंसान के अंदर डेथ कॉज करता है या फिर इंसान रिकवर हो जाता है वो डिसीज से, या फिर वो डिसीज इंसान के अंदर डिसेबिलिटी कॉज करता है। तो यही स्टडी को हम बोलते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज। ओके, एक डिसीज का नेचुरल हिस्ट्री क्या रहता है, तो इसी को हम बोलते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज। मतलब विदाउट एनी इंटरवेंशन, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, डिसीज की इंसान के अंदर कौन से स्टेजेस प्रोड्यूस करता है, उसके स्टेजेस क्या क्या रहते हैं, तो ये सब बताने के लिए हम क्या करते हैं, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज जो है हम स्टडी करते हैं पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर।
ओके तो यहाँ पे स्टेजेस आते हैं, दो स्टेजेस, एक प्री पैथोजेनेसिस स्टेज आता है, एक दूसरा आता है पैथोजेनेसिस स्टेज। तो प्री पैथोजेनेसिस स्टेज क्या है यहाँ पे, पीरियड ऑफ द डिसीज ऑनसेट हैव प्री पैथोजेनेसिस स्टेज, पीरियड ऑफ द डिसीज ऑनसेट हियर द एजेंट ऑफ द डिसीज हैज नॉट एंटर्ड द मैन, प्राइमरी प्रिवेंशन इज पॉसिबल इन दिस फेज। फॉर एग्जांपल टीबी, फॉर एग्जांपल हम लेंगे टीबी नेचुरली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, अपने अंदर नहीं आया, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अंदर आके डिसीज कॉज करने से पहले अगर हम बीसीजी वैक्सीन दे देते हैं तो इसको बोलेंगे प्री पैथोजेनेसिस स्टेज। ओके तो प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक डिसीज एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट के अंदर इंटरेक्शन रहता है। ओके डिसीज जब तक अंदर नहीं आता है तो उसको बोलेंगे, सिर्फ एनवायरनमेंट में ही प्रेजेंट रहता है तो उसको बोलेंगे प्री पैथोजेनेसिस फेज। तो डिसीज जब एनवायरनमेंट में आ गया और दूसरा अब नेक्स्ट आएगा इंसान के अंदर, उसको बोलेंगे हम पैथोजेनेटिक फेज। तो पैथोजेनेटिक फेज में क्या होता है, इट इज अ पीरियड आफ्टर द एंट्री ऑफ एजेंट इन द मैन टिल द डिसीज आउटकम्स। हियर द पैथोलॉजिकल एंड द इम्यूनोलॉजिकल इवेंट आर induced after a brief incubation period. The person shows sign and symptom after a brief time. Secondary and tertiary level prevention is possible in this stage. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो पैथोजेनेटिक स्टेज, अगर डिसीज अंदर आ गया अभी तो पैथोजन अंदर आके इम्यूनोलॉजिकल और उसके बीच में इम्यून सिस्टम और उसके बीच में फाइट हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। अगर इम्यून सिस्टम, अपना खुद का इम्यून सिस्टम फेल होता है तो डिसीज जो है प्रोग्रेस करेगा। तो प्रोग्रेस करके जो भी डिफॉर्मिटी, जो भी साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस करेगा उसको बोलेंगे हम आफ्टर ब्रीफ इंक्यूबेशन पीरियड। ओके उसका इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होने के बाद जब वो साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा इंसान के अंदर तो उसको बोलेंगे हम पैथोजेनिक स्टेज। तो पैथोजेनिक स्टेज के अंदर क्या कर सकते हैं हम, साइन एंड सिम्टम दिखते ही, इमीडिएटली साइन एंड सिम्टम दिखते ही हम क्या है एंटीबायोटिक देना स्टार्ट करते हैं या फिर प्रिवेंशन करना स्टार्ट करते हैं, उसको बोलेंगे सेकेंडरी इंटरवेंशन या फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्योंकि डिसेबिलिटी अभी कॉज नहीं हुआ है, तो अगर हम डिसेबिलिटी कॉज होने के बाद फॉर एग्जांपल स्मोकिंग कर चुके हो और स्मोकिंग या फिर अल्कोहल पी चुके हो, डिसीज अंदर एजेंट अंदर गया है और डिसीज कॉज गया है, लाइक सिरोसिस और लंग फाइब्रोसिस को कॉज कर चुका है, अभी उसको रिहैबिलिटेट करना है हमको, फिर से लंग्स जो भी बचा हुआ लंग्स से बचा हुआ लीवर है उसको फर्दर डैमेज होने से हमें बचाना है, तो उसको बोलेंगे टर्शरी इंटरवेंशन, जहाँ पे रिहैबिलिटेशन किया जाता है, पर्सन को रिहैबिलिटेट किया जाता है। तो एक बार समरी पढ़ लेंगे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिसीज के बारे में एंड स्टेजेस के बारे में। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिसीज रेफर्स टू इवेंट्स ऑफ द डिसीज फ्रॉम द अर्लीस्ट स्टेज टू इट्स टर्मिनेशन एज रिकवरी, disability or death in absence of the treatment. So it has two stages, one is pre-pathogenesis stage, one is pathogenesis phase. The pre-pathogenesis stage, it is the period of the disease onset. Here the agent of the disease has not yet entered the man. Primary prevention is possible in this phase. The pathogenic stage, it is the period after the entry of the agent in the man till the disease outcomes. Here the pathological and the immunological events are induced after a brief incubation period. The person shows sign and symptoms for a brief time. Secondary and tertiary levels of prevention is possible in this stage. ओके ये रहा पैथोजेनिक स्टेज के बारे में। तो प्राइमरी प्रिवेंशन एग्जांपल रहेगा इम्यूनाइजेशन, तो बिफोर टीबी कम्स विद इन अस तो हम बीसीजी वैक्सीन दे देंगे, उसको बोलेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया। तो सेकेंडरी अगर अंदर डिसीज आ गया है, जैसे कोलेरा आ गया है, तो कोलेरा नॉजिया वॉमिटिंग कॉज कर रहा है, तो बिफोर डेथ होने से पहले हम एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देते, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी इंटरवेंशन। ओके टर्शरी में क्या होगा, लंग फाइब्रोसिस हो चुका है, फर्दर लंग फाइब्रोसिस बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग और बिफोर ऑफ द ड्रिंकिंग लिवर सिरोसिस हो चुका है, तो फर्दर डैमेज होने से पहले उसको रिहैबिलिटेट किया जाता है, उसको बोलेंगे टर्शरी इंटरवेंशन। ओके तो ये रहा आपका नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिसीज के बारे में। ओके फ्रेंड्स अभी हम डिस्कस करते हैं आइसबर्ग फेनोमेना के टॉपिक के ऊपर। तो आइसबर्ग फेनोमेना क्या रहेगा, तो आइसबर्ग फेनोमेना रहेगा यहाँ पे एक डिसीज को एक आइसबर्ग यानी कि एक बड़ा सा माउंटेन ऑफ आइस, ओके उसको कंपेयर किया जाता है एक डिसीज इन पॉपुलेशन को। ओके यहाँ पे डिसीज ये आइसबर्ग जो है मिनिमम उसका टिप जो है दिखता है, ओके दूर से दिखता है, और निचली सतह जो कि माउंटेन जितना मैसिव माउंटेन जितना है वो पानी के अंदर सबमर्ज रहता है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट क्या करते हैं, तो एक डिसीज इन पॉपुलेशन इज कंपेयर्ड with the iceberg. Okay, so in iceberg the tip is visible part which is small portion but the large portion is beneath the water and is not visible. Okay, तो नेक्स्ट आएगा द विजिबल पोर्शन रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन विद द डिसीज शोइंग साइन एंड सिम्टम एंड इट इज ऑफ क्लिनिकल कंसर्न। हियर द डायग्नोस्टिक अप्रोच इज डन टू कंफर्म द डिसीज। जो बंदा हॉस्पिटल को आता है, सर मुझे डिसीज है, मुझे साइन एंड सिम्टम दिख रहे हैं, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है हेल्थ के अंदर, यो क्या है क्लिनिशियन यानी कि डॉक्टर वहाँ पे डायग्नोस करता है, लैब टेस्ट करता है, डायग्नोसिस करता है, वो वहाँ पे डिसीज का वेरिफिकेशन करता है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ क्लिनिशियन। तो आइसबर्ग का टिप ये डिसीज जो है जितने भी डिसीज के केसेस आ रहे हैं पॉपुलेशन के अंदर, ओके अगर एक
ऊपर का सतह है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो जिनके अंदर जितने भी लोग हैं, मानो कि 100 लोग आ रहे हैं तो हॉस्पिटल के अंदर, तो 100 लोगों का इलाज कर रहा है एक डॉक्टर। ओके, एक डॉक्टर उसको देख रहा है तो डायग्नोसिस करता है। ओके, इसको बोलेंगे आइसबर्ग फेनोमेनन की टिप के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टिप पोर्शन जो विजिबल पोर्शन, टिप पोर्शन इज द विजिबल पोर्शन, इट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन दैट इज कमिंग टू द हॉस्पिटल विद साइन एंड सिम्टम एंड इट इज ट्रीटेड बाय द डॉक्टर या क्लिनिशियंस से वो डिसीज को आइडेंटिफाई, क्लिनिशियन जो है उसको डिसीज को आइडेंटिफाई करता है, डायग्नोसिस करता है। जो भी इनविजिबल पोर्शन अंडर है, द इनविजिबल पोर्शन रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन विद द डिसीज शोइंग कैरियर स्टेट, नो सिम्टम्स, face latent phase of the disease. It is epidemiologist concern. Here the screening test is done in a population to know the magnitude of the disease. तो डिसीज कितना ज्यादा स्प्रेड हुआ है, कोरोना कितना स्प्रेड हुआ है, टाइफाइड कितना स्प्रेड हुआ है, कोलेरा कितना स्प्रेड हुआ, प्लेग कितना स्प्रेड है और मलेरिया कितना स्प्रेड हुआ। तो यहाँ पे जो है एक एपिडेमियोलॉजिस्ट, एक साइंटिस्ट, ओके, टीम ऑफ साइंटिस्ट जो है पॉपुलेशन के अंदर जाके स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। मानो कि ये टिप रहेगा जहाँ पे 100 लोग आ रहे हैं, ये नीचे का सतह जो है इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन लाख टुगेदर पीपल। ओके, लाख एक सिटी के अंदर अगर मानो कि 1 लाख है तो टोटल सिटी के अंदर जाके वहां पे सेंटर्स फॉर्म करके, स्क्रीनिंग सेंटर्स को फॉर्म करके पॉपुलेशन को स्क्रीन करना शुरू करते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट। ओके, वो डॉक्टर्स नहीं रहते, वो एपिडेमियोलॉजिस्ट रहते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कितने लोग कैरियर स्टेट है, जिनके अंदर एक कीटाणु और वायराणु और विषाणु अंदर बैठा हुआ है और वो कुछ भी साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, उनके अंदर डिसीज साइन नहीं कर रहा है, शो ऑफ नहीं कर रहा है। तो वैसे लोगों को डिटरमाइन करते क्वारंटीन या फिर आइसोलेशन में डाला जाता है ताकि डिसीज फर्दर स्प्रेड ना हो सके। तो इसको बोलेंगे द इनविजिबल पोर्शन, निचले वाला पोर्शन। ओके, डिसीज विद आइसबर्ग फेनोमेना, डिसीज विद आइसबर्ग अभी चल रहा है कोरोना। ओके, कोरोना को आप याद कर लो तो डिसीज जो है, पेशेंट जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है तो साइन एंड सिम्टम के से वो वहां पे एडमिटेड है, वहां पे क्लिनिशियन जो है ट्रीटमेंट कर रहा है डायग्नोसिस के बाद। ओके, बट द आइसबर्ग फेनोमेना जहां पे नॉर्मल पॉपुलेशन जिनको कोई भी तकलीफ नहीं हो रहा है, जो कैरियर है अपने अंदर कोरोना के वायरस वायराणु वो लेके फिर रहे हैं, तो उनको स्क्रीनिंग करते हैं कौन, एपिडेमियोलॉजिस्ट। ओके, कोरोना को याद कर लो तब आपको पता चल जाएगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, डायग्नोसिस क्या है। और स्क्रीनिंग आपको वहां पे एपिडेमियोलॉजिस्ट करते हैं जो कि डॉक्टर नहीं रहते, और वहां पे हॉस्पिटल के अंदर जो आइसोलेशन वार्ड रहते हैं जहां पे डॉक्टर जो है वो डिसीज का ट्रीटमेंट करते रहता है। ओके, डिसीजेस द ट्रीटमेंट डायग्नोसिस इज डन बाय द क्लिनिशियन और फॉर द अफेक्टेड इंडिविजुअल विद सिम्टम, साइन एंड सिम्टम। ओके, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग फॉर्म दिखाता है। जो निचले हिस्सा है द ब्रॉड हिस्सा, ओके, जो कि द सब क्लिनिकल केसेस रहता है, तो दैट इज ओनली शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिसीज, हाउ मच द डिसीज हैज स्प्रेड, उसका मैग्नीट्यूड दिखाता है। तो डिसीजेस विद द आइसबर्ग प्रोसेसेस इंक्लूड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ और कोरोना वायरस जो है, ये सब डिसीजेस जो है आइसबर्ग फेनोमेना शो करते हैं। और दूसरे डिसीजेस जैसे कि आइसबर्ग फेनोमेना शो नहीं करते, जिनका कोई भी लेटेंट फेस नहीं रहता, एसिम्प्टोमेटिक फेस नहीं रहता, जैसे कि रेबिस हो गया भाई, आपको 4-7 दिन के अंदर अंदर आपको साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे। रेबिस अगर आपके अंदर घुस गया तो मिजल्स होंगे, तो मेनिंजाइटिस इमीडिएटली आपको 3-4 दिन के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा रूबिला, द सेम थिंग, कंजंक्टिवाइटिस, मेनिंजाइटिस का सिम्टम जो है आपको इमीडिएटली 3-4 डेज के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। 1 साल 2 साल का टाइम वो नहीं लेगा, तो आइसबर्ग फेनोमेना नहीं रहेगा। जो डिसीज को जो डिसीज 1 साल 2 साल तक लेटेंट रहेगा, लोगों के अंदर रहेगा, बट स्प्रेड होने के चांस बहुत सारे बढ़ जाते हैं उसके, तो वो ऐसे वाले डिसीज को हम बोलेंगे आइसबर्ग डिसीजेस और आइसबर्ग फेनोमेना पॉजिटिव डिसीजेस। ओके, ये रहेगा आइसबर्ग फेनोमेना। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे प्राइमोडियल प्रिवेंशन के बारे में। तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या रहेगा, तो पहला पॉइंट, दिस आर द हेल्थ केयर सर्विसेज गिवन टू ए पॉपुलेशन बिफोर द डिसीज अकरेंस इन द पॉपुलेशन। तो डिसीज पॉपुलेशन के अंदर डिसीज फैलने से पहले या फिर डिसीज आने से पहले ही वो पर्सन को, वो इंडिविजुअल को इन द पॉपुलेशन अवेयर किया जाता है, पॉपुलेशन को अवेयर किया जाता है, हाँ भाई ये करने से आपको ये डिसीज हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे प्राइमोडियल प्रिवेंशन। ओके, सेकेंड पॉइंट आता है इसमें, इट इज मेनली डन थ्रू मास एजुकेशन टू प्रिवेंट बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो डिसीज जाता है, एड्स हुआ, टाइफाइड हुआ, कोलेरा हुआ, कोरोना हुआ, इन्फ्लुएंजा वायरस एक दूसरे से स्प्रेड होता है। बीपी हुआ या फिर हाइपरटेंशन हुआ, शुगर हुआ, कैंसर हुआ, ये एक दूसरे से नहीं फैलता है। ओके, तो इट इज मेनली थ्रू मास एजुकेशन, मास एजुकेशन दिया जाता है। प्राइमोडियल जो प्रिवेंशन क्या है, यहाँ पे कोई भी ड्रग्स नहीं दिया जाता है, वैक्सीन नहीं दिया जाता है। ओके, यहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है। ओके, एजुकेशन इज ऑल्सो मेडिसिन, एजुकेशनल मेडिसिन दिया जाता है लोगों को। ओके, देखो भाई, अगर आप ये काम करोगे तो आपको ये डिसीज हो जाएगा, अगर आप ये फैसिलिटी या फिर ऐसा हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे तो आपको डिसीज हो जाएगा। तो यहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है, मास एजुकेशन दिया जाता है पॉपुलेशन को टू व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट योर हेल्थ।
ओके, नेक्स्ट आता है टू प्रिवेंट ओबेसिटी, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मास एजुकेशन अबाउट द गुड लाइफस्टाइल हैबिट, डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज इज डन इन मास एजुकेशन। तो मास एजुकेशन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जैसे कि हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, और फिर हाइपरटेंशन में आपका लाइफस्टाइल अगर अच्छा नहीं है तो लाइफस्टाइल सिगरेट, बीड़ी, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, ओके, जंक फूड ईटिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे ही जगह बैठे रहना, फिर हार्ड वर्क नहीं करना, तो ऐसा तो अगर आप ऐसे लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर रहे हो तो यू आर वेरी ससेप्टेबल फॉर ऑल दिस डिसीजेस, हाइपरटेंशन, हार्ट स्ट्रोक हुआ, ओके, स्ट्रोक हुआ, और दूसरी बात जो है हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ, तो इस ऐसे डिसीजेस आपको इजीली लग जाएंगे। इसको हम मास एजुकेशन में इंक्लूड करते हैं। तो नेक्स्ट आता है टू प्रिवेंट द मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, कॉलेरा, एजुकेशन अबाउट द क्लीन एंड हाइजीन मेथड टू प्रैक्टिस इज डन इन मास एजुकेशन टू चिल्ड्रन एंड एडल्ट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो स्कूल और कॉलेजेस के अंदर मास एजुकेशन दिया जाता है कि कैसे आप क्लीन एंड हाइजीन मेंटेन करने से टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, ओके, और कोलेरा हुआ, ऐसे बीमारी से आप बच सकते हैं। तो इसको मास एजुकेशन में इंक्लूड किया जाता है और बताया जाता है कि हैंड वॉशिंग करना, एवरीडे स्नान करना, एवरीडे ब्रीथिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो नेक्स्ट आता है प्रेगनेंसी एजुकेशन टू कीप गैप बिटवीन टू प्रेगनेंसी एंड ब्लड एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज डन इन द प्राइमोडियल प्रिवेंशन। तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन ये टर्म आपको याद करना है। तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन में हम एजुकेट करते हैं, मास एजुकेशन करते हैं। तो थर्ड पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ फॉर द प्रेग्नेंट वुमन, तो प्रेग्नेंट वुमन प्रेगनेंसी के बीच में अगर आप गैप रखते हो तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स क्या रहेंगे, अगर गैप नहीं रखते हो तो इल इफेक्ट्स क्या रहेंगे। तो यहाँ पे एक वुमन को एजुकेट किया जाता है अबाउट द प्रेगनेंसी, और आयरन टैबलेट लेना या फिर टाइम टू टाइम एवरी ट्राइमेस्टर अल्ट्रासोनोग्राफी करना तो क्यों इंपॉर्टेंट है, ओके। और ब्लड रिलेटेड डिसीजेस जो भी आते हैं, या फिर लाइक वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ एड्स हुआ, या फिर कौन से भी थैलेसीमिक कंडीशंस हुए, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर जो भी आने वाले हैं या फिर होंगे, तो उसके बारे में एजुकेट करना, तो मास एजुकेशन करना प्रेग्नेंट वुमेन्स को यहाँ पे प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अंदर आता है। तो प्राइमोडियल, दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमोडियल प्रिवेंशन। ओके फ्रेंड्स, चलिए अभी हम बात करते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस के बारे में। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या है रहेगा, तो 5 पॉइंट बताऊंगा इजीली, इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। तो दिस आर द आइडियल इंटरवेंशन टू मेथड टू प्रिवेंट स्पेसिफिक डिसीजेस। These are specific protection, these are ideal intervention method to prevent specific diseases। तो एक स्पेसिफिक डिसीज रहेगा भाई, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस, ओके, टीबी को प्रिवेंट करने के लिए हम स्पेसिफिकली क्या देते हैं, बीसीजी देते हैं। टेटनस को प्रिवेंट करने के लिए स्पेसिफिकली हम क्या करते हैं, टीटी इंजेक्शन देते हैं, ओके। पोलियो को स्पेसिफिकली इनिबिट करने के लिए हम क्या देते हैं, पोलियो का वैक्सीन देते हैं। तो स्पेसिफिक वैक्सीनेशन आ गया, तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आ गया, तो इसको बोलेंगे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। दूसरा रहेगा यूसेज ऑफ कॉन्डम्स, एसटीडी, एड्स नहीं होना बोले तो क्या, कॉन्डम्स यूज करो, तो उसको बोलेंगे एसटीडी इंटरवेंशन, ओके। एसटीडी इंटरवेंशन स्पेसिफिक इंटरवेंशन में आ गया, यूजेस ऑफ कॉन्डम्स टू प्रिवेंट द एड्स, एसटीडी, ओके। नेक्स्ट आएगा आयोडीनाइजेशन ऑफ सॉल्ट, आयोडाइजेशन ऑफ द सॉल्ट। आयोडाइजेशन, सॉल्ट के अंदर आयोडीन भर दो, तो इसकी वजह से क्या होगा, गोइटर को प्रिवेंट कर सकते हैं। गोइटर एक डिसीज रहेगा जिसका मेन कॉज रहेगा आयोडीन डेफिशिएंसी, तो आयोडीन डेफिशिएंसी को इनहिबिट करने के लिए क्या करेंगे, आयोडीन डाल देंगे सॉल्ट के अंदर। तो नेक्स्ट आएगा प्रेगनेंसी रिलेटेड एनीमिया, प्रेग्नेंट वुमन के अंदर एनीमिया हो जाता है, तो हम क्या करेंगे वहां पे, फेरस टैबलेट, ओके, आयरन टैबलेट हम देते हैं। तो प्रिवेंट एनीमिया वी गिव आयरन टैबलेट्स, तो आयरन टैबलेट दे दिया, मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स का हम रेजिमेंट दे दिए, तो इससे क्या होगा, एनीमिया को प्रिवेंशन दे दिया जाएगा, प्रिवेंशन हो जाएगा। तो वेयरिंग द मास्क, अभी कोरोना चल रहा है, तो वेयर द मास्क, तो then there will be prevention of airborne diseases, so wearing mask will prevent the airborne diseases। तो ये सब हो गया specific protection, ओके। एक बार पढ़ दूंगा, specific protection, these are the ideal intervention method to prevent the specific diseases। example include immunization like DPT यानी कि diphtheria, pertussis, tetanus का वैक्सीन, OPV oral polio वैक्सीन, HIV ह्यूमन इन्फ्लुएंजा B वैक्सीन, HEV हेपेटाइटिस B वैक्सीन, और BCG, ओके, फॉर TB। नेक्स्ट आएगा कीमोप्रोफिलैक्सिस, ये बताना भूल गया था, क्लोरोक्विन। सो बिफोर यू गो टू एन एंडेमिक एरिया जहाँ पे मलेरिया बहुत सारा है, फॉरेनर्स जब भी इंडिया को आते हैं, इंडिया इज एन एंडेमिक एरिया फॉर द मलेरिया, यहाँ मलेरिया के केसेस बहुत सारे मिलते हैं, और एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी बहुत सारे मिलते हैं, ओके। तो क्लोरोक्विन जो है वो लेके ही आते हैं और इंजेस्ट करके ही आते हैं, जो सो दैट द मलेरिया पैरासाइट डू नॉट मल्टीप्लाई विद इन देयर ओन बॉडी एंड कॉज द मलेरिया, तो इसको बोलेंगे कीमोप्रोफिलैक्सिस। नेक्स्ट आएगा कॉन्डम्स फॉर एड्स प्रिवेंशन, iodization of salt to prevent the goiter, then wearing of the mask for preventing the airborne diseases। तो ये रहा आपका स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन।
आगे हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के बारे में। पीक्यूएलआई बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बोला जाता है कि पीक्यूएलआई इज ए कंपोजिट इंडेक्स व्हिच मेजर्स स्टैंडर्डनेस क्वालिटी ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ ए कंट्री। तो पीपल जो है कितना स्टैंडर्डनेस से अपना लाइफ जो है लीड कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो यहाँ पे जो है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है 3 कैटेगरीज और 3 इंडिकेटर्स को इंक्लूड करता है। एक रहता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना साल जी रहा है भाई वो, ओके, वही कंट्री में कितने साल हम जी सकते हैं, ओके, वो वाला है। नेक्स्ट थिंग लिटरेसी और एजुकेशन, ये कंट्री में हम कितना एजुकेशन है, कितने साल वो एजुकेशन कर सकता है, 18 ईयर्स 25 ईयर्स, ओके, कितने साल का एजुकेशन वो परस्यू कर रहा है वहाँ पे, ओके, एजुकेशन का लिटरेसी रेट कितना है वहाँ पे, तो एजुकेशन आएगा। नेक्स्ट आएगा इन्फांट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फांट मोर्टेलिटी का रेट का मतलब IMR का रेट का मतलब क्या रहता है, तो हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग, हाउ मेनी इन्फांट्स आर लाइव एट द बर्थ, ओके, हाउ मेनी इन्फांट्स आर लिविंग आफ्टर लाइव बर्थ, आफ्टर द लाइव बर्थ कितने सारे बच्चे लोग जो है लाइव बर्थ हो रहे हैं, तो उसको डिटरमाइन करता है IMR, इन्फांट मोर्टेलिटी रेट, नॉट द एंटायर बर्थ होता है, सब बच्चे लोग जो है लाइव बर्थ नहीं लेते। इट इज ए वेरी सैडिस्टिक थिंग टू नो, सब बच्चे जो है जिंदा पैदा नहीं होते, कुछ बच्चे जो है मरे हुए भी पैदा होते हैं, तो मरे हुए बच्चे लोगों को कंसिडर नहीं करता है पीक्यूएलआई कंसिडर करता है कितने बच्चे जो है सर्वाइव कर रहे हैं आफ्टर द लाइव बर्थ, ओके, वो कंसिडर करता है। तो पीक्यूएलआई components include infant mortality rate, it is the number of survived infants per newborn in the total number of live birth. Okay, so infant mortality rate, it is the number of survived infants or the newborn in total number of live birth. Next comes the life expectancy. Next comes the literacy or education. So PQLI का थर्ड पॉइंट आता है PQLI does not consider money as a center point of standard living. It estimates the social policies of the country for its population. तो एक कंट्री का सोशल पॉलिसीज जो कि हर एक रिलीजन ट्रेडिशन को इक्वालिटी दे रहा है क्या नहीं दे रहा है वहाँ पे, हर एक बच्चे को एजुकेशन, उसको लाइफ फ्रीडम ऑफ लाइफ दे रहा है क्या नहीं दे रहा है वहाँ पे, तो ये डिटरमाइन करता है, तो ना कि मनी को मैटर, मनी इट डजंट कंसिडर। PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स डजंट consider money as the standard of living. Okay, in nutshell, PQLI of India is 65. तो एक रैंक दिया जाता है 0 to 100, तो उसमें से अपना इंडिया जो है 65 रैंक को होल्डर है। 65 means it is an average, it is a still developing country. Okay, that's why its rank is 65. तो ये रहा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो एक बार समरी हम पढ़ लेंगे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के बारे में। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज कंपोजिट इंडेक्स व्हिच मेजर्स स्टैंडर्डनेस ऑफ क्वालिटी ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ ए कंट्री। एक हुआ। तो दूसरा पॉइंट आएगा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI कंपोनेंट्स इंक्लूड infant mortality rate, it is the number of survived infant or the newborn in the total number of the live birth, life expectancy, then comes to the literacy or education. तो फोर्थ पॉइंट रहेगा PQLI का, PQLI does not consider money as a center point of standard living. It estimates the social policies of the country for its population. PQLI for the India is 65. Okay, PQLI इंडियन रैंकिंग क्या है 65 रहेगा। तो ये रहा PQLI के बारे में, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, HDI, ओके, व्हिच इज कॉल्ड एज HDI। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इज कंपोजिट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी एंड पर कैपिटा इन ए पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है एक इंडिकेटर है, पॉपुलेशन का इंडिकेटर है, जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हो रहा है ये डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे ये क्या क्या देखता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है क्या क्या देखता है, ये देखता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाँ भाई कितने साल जी रहा है वहाँ पे, सेम एज द PQLI। ओके, PQLI में जैसे था लाइफ एक्सपेक्टेंसी और दूसरा रहता लिटरेसी, पर PQLI फिजिकल क्वालिटी इंडेक्स जो है इन्फांट मोर्टेलिटी रेट देखता था कि हाँ भाई कितने बच्चे जी रहे हैं वहाँ पे, लाइव बर्थ ले रहे हैं और जी रहे हैं वहाँ पे, इंस्टेड ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्योंकि ह्यूमन डेवलप होता है, बड़ा होने के लिए उसको स्कूल होना पड़ता है, कॉलेज होना पड़ता है, ड्रेस होना पड़ता है, खाना होना पड़ता है, बुक्स होना पड़ता है, तो ये सब कैसे आता है, ये सब आता है पैसे से। ओके, द मेन थिंग HDI कंसिडर हियर इज द पर कैपिटा ऑफ द पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा ऑफ द पॉपुलेशन क्या रहेगा, अलॉन्ग विद द लॉन्गिट्यूडी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने साल जीता है भाई, और कितने साल वो एजुकेशन करता है, एजुकेशन लिटरेसी रेट कितना है, और उसके साथ साथ कितना कमाता है पर्सन, और पॉपुलेशन में कितना कमाई हो रही है वहां पे, तो ये सब ये देखता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, तो नॉर्मल रेंज क्या रहता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, 0 to 1 जो है नॉर्मल इंडेक्स हम देते हैं, उसका कैलकुलेशन अलग सा पार्ट है, तो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो 0 to 1 जो है उसका रेंज, नॉर्मल रेंज रहता है। अपना इंडिया जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर 0.65 एक एवरेज इंडेक्स के तौर पे
यहाँ पे आता है। तो एवरेज डेवलपिंग कंट्री है, सो हमारा इंडिया जो है 0.6465 उसका एवरेज आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, HDI नॉट ओनली कंसर्न अबाउट द लॉन्जिटिविटी ऑफ द लाइफ, एजुकेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, बट ऑल्सो हाउ वेल इंडिविजुअल आर इकोनॉमिकली स्टेबल इन दैट पॉपुलेशन। तो कितना कमा रहे, वही जो फर्स्ट पॉइंट में आता है, तो वही उसका रिपीटेशन आता है यहाँ पे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है लॉन्जिटिविटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ना ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी ना ही लिटरेसी, उसके साथ लिटरेसी और लॉन्जिटिविटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ साथ इवन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या फिर GDP बोलो, पर कैपिटा बोल सकते हो, कितना कमा रहा है वो कंट्री या फिर वो पॉपुलेशन कितना कमा रहा है, उसके ऊपर भी एक पर्सन का, एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट जो है डिपेंड करता है, वो यहाँ पे बोलता है। तो HDI मेजर्स परचेसिंग पैरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, हाउ मच अ पर्सन कैन परचेस। ओके, एक परचेसिंग पावर क्या रहता है कि एक एजुकेशन या फिर बुक्स खरीदने के लिए या फिर कुछ भी सीट खरीदने के लिए या फिर अपना खाना खरीदने के लिए कितना पावर है, पैरिटी है वहां पे। ओके, वो बताता है HDI। ओके, उससे ही ह्यूमन डेवलपमेंट होता है बोल के यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताया जाता है। एक बार समरी हम पढ़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडेक्स का। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, जिसको एब्रिविएशन हम बोलते हैं, HDI के तौर पे एब्रिविएट करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कंपोजिट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी एंड पर कैपिटा इन अ पॉपुलेशन ऑफ a country. The normal range of human development index is 0 to 1. So India is 0.65 and average in human development index. So human development index not only concern about the longevity of the life education of the individual in a population, but also how well individuals are economically stable in that population. Next point, last point आएगा, human development index measures purchasing power parity of the population of a country. Okay, so human development index जो है it measures the purchasing power parity of the population of a country. तो ये रहा human development index के बारे में। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं सेंटिनल सर्विलेंस के बारे में। ओके, सेंटिनल सर्विलेंस क्या रहता है? तो सेंटिनल सर्विलेंस का फर्स्ट पॉइंट रहेगा, सेंटिनल सर्विलेंस इज आइडेंटिफाइंग द मिसिंग केसेस, इट इज यूज्ड एज अ सप्लीमेंट टू रूटीन रिपोर्टिंग सिस्टम। सो सेंटिनल सर्विलेंस, इसका नाम से ही पता चलता है ये सेंटिनल एक टाइप का सर्वे है। ओके, एक टाइप ऑफ सर्वे यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे मिसिंग केसेस, जो भी केसेस रिपोर्टेड है और जिस रिपोर्टेड केसेस में अगर कमी दिख रही है, तो मिनिमम 1000 आ रहा था लास्ट साल, तो अब इस बार 200 आया। तो ये कमी किसके वजह से, कमी रियलिटी है या फिर एक बयास है, फिर ओके ठीक तरह से एक सेंटर काम नहीं कर रहा है, हेल्थ सेंटर काम नहीं कर रहा है वहां पे। तो एक जानने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटिनल सर्विलेंस को गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट इश्यू करता है। तो सेंटिनल सर्विलेंस जो है इज द आइडेंटिफाइंग, इट इज अ सिस्टम व्हिच आइडेंटिफाई द मिसिंग केसेस। तो यहाँ पे केसेस मिस क्यों हो रहे हैं, यहाँ पे बायस क्यों हो रहा है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए एक सप्लीमेंट सेंटर यहाँ पे जो इंप्लीमेंट किया जाता है, जो कि रेगुलर रिपोर्टिंग को सप्लीमेंटेड करता है। सो रेगुलर रिपोर्टिंग को जाके वो फिर से रिव्यू करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, डिसीज प्रिवेलेंस इज एस्टिमेटेड इन द टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल गिवन पॉपुलेशन में डिसीज प्रिवेलेंस कितना है, तो डिसीजेस कितने हो रहे हैं वहां पे, वो देखा जाता है। नेक्स्ट कम्स इज क्लिनिक्स सच एज STD क्लिनिक्स और ICTC क्लिनिक, UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। दिस सेंटिनल साइट्स आर लोकेटेड इन स्पेसिफिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल्स। तो यूजुअली हॉस्पिटल्स में इम्यूनाइजेशन भी होता है और STD का टेस्टिंग भी होता है। तो अपार्ट फ्रॉम द STD और द इवन इम्यूनाइजेशन फ्रॉम द हॉस्पिटल, गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक फ्री प्रोग्राम्स, फ्री सेंटर्स रखते हैं, जहाँ पे आप फ्रीली जाके STD का आप इंक्वायरी कर सकते हैं विदाउट एनी सिंगल रुपी ऑफ चार्ज। इम्यूनाइजेशन भी होता है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द प्रेग्नेंट, फॉर द इमीडिएटली फॉर द न्यू बॉर्न्स। ओके, तो यहाँ पे केस जो है रिपोर्ट किया जाता है कि कितने इम्यूनाइजेशन यहाँ पे हो रहे हैं और कितने इम्यूनाइजेशन वहाँ पे जो कि क्लिनिक्स में हो रहे हैं, तो वो भी बताया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो है, दिस मिनिमाइजेस द बायस्ड रिपोर्ट्स एंड प्रोवाइड द मोर वैल्यूएबल एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ डिसीज। तो यहाँ पे जो है सेंटिनल सर्विलेंस साइट से या फिर सेंटिनल सर्विलेंस डिपार्टमेंट से हमें बायसिंग रिपोर्ट, जो भी रॉन्ग रिपोर्ट्स, मानो कि 1000 केसेस है, 1000 केसेस में से हर क्लिनिक, हर हॉस्पिटल जो है 1000 केस डायग्नोस नहीं कर पा रहा है, तो या फिर डायग्नोस नहीं कर रहा है, जो भी वजह वहाँ के पीछे का वजह जो है, अगर सेंटिनल सर्विलेंस सेंटर और फिर साइट जो है यहाँ पे दूसरा भी केसेस जो डायग्नोस करता है, स्क्रीनिंग करता है, तो स्क्रीनिंग करके एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजता है, तो उसको वो भेजता है और डिसीज का मोर इन्फॉर्मेशन, डिसीज क्यों हो रहा है, उसका प्रिवेलेंस क्या है, ओके, इंटरवेंशन क्या होना चाहिए, तो ये भी वहाँ पे बताया देता है। कौन बताता है? सेंटिनल सर्विलेंस सिस्टम।
तो नेक्स्ट आता है सेंटिनल सर्विलेंस सर्विस द डिसीज केसेस एंड इंटरवेंशन इन देयर एरियाज। तो सेम रहेगा अगेन। तो सेंटिनल सर्विलेंस क्या रहेगा, सेंटिनल सर्विलेंस टीम जो है सर्वे करता है अपने एरिया के अंदर डिसीज प्रिवेलेंस कितना हो रहा है, वहाँ पे ट्रीटमेंट कितना हो रहा है, ओके, और इसके इंटरवेंशन क्या क्या होना चाहिए, वहाँ पे एरियाज में कितने सारे लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्ट, वो ये सब हम जानकारी जो है गवर्नमेंट को देने वाला जो है रहेगा सेंटिनल सर्विलेंस। तो ये रहा सेंटिनल सर्विलेंस के बारे में। तो एक बार फिर से समरी पढ़ते हैं सेंटिनल सर्विलेंस के बारे में। तो सेंटिनल सर्विलेंस इज आइडेंटिफाइंग द मिसिंग केसेस, इट इज यूज्ड एज अ सप्लीमेंट टू रूटीन द रिपोर्टिंग सिस्टम। The second point is disease prevalence is estimated in the total population. Clinics such as STD clinic monitors for the AIDS, UIP, Universal Immunization Program. These sentinel sites are located in the specific healthcare institution or the hospitals. Next आएगा, this minimizes biased reports and provides more valuable and detailed information about the disease. Sentinel surveillance surveys the disease cases or interventions in their areas. So this was all about the sentinel surveillance. फ्रेंड्स, हम कंप्लीट कर चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीजेस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और आप भी अगर एक बार वीडियो समझ में नहीं आया तो आई रिक्वेस्ट यू आप एक दो बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके फिर से एक दो बार देखिए, तो सो दैट इट विल फिल योर माइंड अबाउट द हेल्थ एंड द डिसीजेस। तो अगर आपको रियली वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय, हैव ए गुड डे।